अगली बार जब आप किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखें तो जरा ध्यान दीजिए। आंध्र प्रदेश में बच्चों का यह बैगिंग गैंग्स लगभग 300 रुपये पर डे रेंट पर लेते हैं और 8-8 महीने के बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दी जाती है उन्हें सेडेटेड रखने के लिए, ताकि वो पूरे दिन शांत रहे। चेन्नई में एक बैगिंग रैकेट पकड़ा गया जहां महिलाओं को हिंदू सैफरन कपड़े पहनाकर मंदिरों के सामने भीख मांगने को कहा जाता था और फिर यही महिला कस्ट्यूम स्विच करके मस्जिदों के सामने भीख मांगती थी। मुस्लिम बुर्का पहनकर यह हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया कहते हैं। हमारे देश में लगभग 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं, जिनमें से 21% ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। जनगणना में पाया गया है कि 3000 से अधिक भिखारियों जो होते हैं वो 12th पास या डिप्लोमा डिग्री उनके पास है। एक भिखारी एक दिन में इतना पैसा कमा लेता है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, साल 2022 की बात करते हैं। एक डेली वेजेस लेबर सुरेश मांझी काम की तलाश में बिहार से कानपुर आया। वह कानपुर के यशोदा नगर झुग्गी बस्ती में रहता था। एक दिन इस सुरेश मांझी की मुलाकात होती है विजय नाम के एक व्यक्ति से, जो इसे काम दिलाने की बात करता है। इसके लिए उसने कानपुर के झकरपट्टी पुल के नीचे मिलने को कहता है और जब वह अगले दिन सुरेश वहां पहुंचता है तो तभी अचानक से कोई पीछे से आता है और मुंह पर काला कपड़ा डालकर उसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद सुरेश को इंटॉक्सिकेट किया जाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर उसके आंखों में एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है जिससे वे अंधा हो जाता है। इसी के साथ सुरेश की हाथों की सभी उंगलियां जो होती है वो काट दिया जाता है और शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान छोड़ दिए जाते हैं। यह सब कुछ किया गया क्योंकि सुरेश भीख मांगने के लिए सुटेबल हो जाए। कुछ दिन के बाद सुरेश को इस गैंग के द्वारा बेच दिया जाता है मात्र 70,000 में एक महिलाओं को। बाद में राज नाम का एक आदमी गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली आता है और दिल्ली पहुंचकर उसे भीख मांगने के लिए एक जगह पर लाकर छोड़ देता है। ये लोग सुरेश और उसके जैसे बाकी भिखारी को सिर्फ 2 रोटियां दी जाती है ताकि वो पतले रहे और लोगों को उसे देखकर दया आ जाए। हर दिन उसके अलावा उन्हें टॉर्चर किया जाता है, शरीर में बार बार कोई ना कोई केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। समय के साथ क्रूरताएं इस तरह हद तक बढ़ जाती है कि सुरेश का शरीर और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे इन्फेक्शन हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो पैसे के लिए भीख मांगने भी बाहर नहीं निकल सकता था। अब जिस गैंग के लोग उसे खरीदा था वह सुरेश की रिप्लेसमेंट चाहते थे। सुरेश की खराब हेल्थ को देखकर राज ने सुरेश को विजय के साथ कानपुर वापस भेज दिया, लेकिन कानपुर में भी जबरदस्ती उससे भीख मांगने को काम जारी रखा गया। सुरेश को सुबह से लेकर शाम तक बिना ब्रेक के शहर के बीच चौराहे पर खड़ा रखा जाता था भीख मांगने के लिए। वो जो भी भीख मांगकर पैसे वो कलेक्ट करता था, दिन के अंत में उसके गिरने पर सारा पैसा जब्त कर लेते थे। कुछ महीने बाद जब सुरेश की हालत बिगड़ गई तो उसके किडनैपर्स उसे डंप करके चले गए। उसके बाद जैसे तैसे करके सुरेश अपने घर पहुंचा और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके परिवार के लोग उसे पहचान ना सके। ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है दोस्तों। हालांकि कहानी को दोहराने वक्त एआई वीडियो का इस्तेमाल किया गया आपको इस कहानी को दिखाने के लिए, लेकिन यह सच में हुआ है। यहाँ स्क्रीन पर आप सुरेश का असली फोटो देख सकते हैं। बाद में एक लोकल एमएलए ने उनकी परिवार की मदद की कंप्लेंट कराने में, जिसकी वजह से यह खबर पब्लिक में आ गई। आकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया, जहां पर जहरीले इंजेक्शन लगाए। लेकिन सुरेश का केस आइसोलेटेड केस नहीं है दोस्तों। यह एक हाईली ऑर्गेनाइज सफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिससे हम बेगर माफिया का नाम दे सकते हैं। इंडिया में ऑर्गेनाइज बैगिंग 1 से 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग खासकर बच्चे एवं महिलाएं शामिल है। जब सड़क पर आप किसी भिखारी को पैसे देते हैं तो वह पैसे किसके पास जाता है? आखिरकार एक दिन में भिखारी कितना कमा लेता है? कैसे इतने बड़े पैमाने पर एक माफिया काम करता है?
क्या यहाँ सॉल्यूशन है? आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि आप जरूर से जरूर पूरे वीडियो को देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा कोई और वीडियो आपसे मिस ना हो। अब टॉपिक पर रिटर्न आते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये कौन लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं, और ये भीख मांग क्यों रहे हैं। 2021 में इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर दिल्ली सरकार ने एक रिपोर्ट निकाली थी। इस मुद्दे पर एक बड़ी डिटेल एनालिसिस की थी, जिससे ये सामने आया कि भीख मांगने के पीछे दो मेन कारण होते हैं, मजबूरी और चॉइस। ज्यादातर लोग जो भीख मांगते हैं उनकी मजबूरी के कारण उन्हें भीख मांगने शुरू कर रही थी। करीब 12% लोग गरीब के कारण, 45% लोग बेरोजगारी के कारण और 24% लोग बुढ़ापे, डिसेबल होने या अन्य बीमारी होने के कारण, 6% औरतें विधवा होने के कारण एवं 3% लोग ड्रग्स या नशे के लत के कारण भीख मांगते हैं। कोविड-19 के कारण नौकरी जाने की वजह से भी बहुत लोग बैगिंग की ओर धकेले गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाय चॉइस भीख मांगते हैं। वो भीख इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि वह मजबूर हैं, वो भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो यह करना चाहते हैं। करीब 12% भीख मांगने वाले लोग इसे इजी मनी समझते हैं, 7% लोग आदत की वजह से भीख मांग रहे हैं और 6% लोग हेरिडिटरी भीख मांग रहे हैं। 3% लोग धार्मिक कारण से भिक्षा मांग रहे हैं। इसी रिपोर्ट के सर्वे से यह पता चला है कि करीब 20% भिखारी भीख मांगने के साथ साथ किसी न किसी प्रकार का कोई और पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ कवारी हैं, कुछ स्ट्रीट वेंडर हैं, कुछ रिक्शा चालक हैं, तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं। बूट पॉलिश करना, कार साफ करना और हेल्पर जैसे काम भी करते हैं, लेकिन रोजाना काम नहीं है और कमाई कम है, इसलिए यह लोग भीख भी मांगते हैं। जब बात इनकी कमाई पर आती है तो सोशल मीडिया में बहुत सारे कंसेप्शन है इस चीजों को लेकर। आपको क्या लगता है दोस्तों, एक भिखारी एक दिन का कितना कमा लेता है? जरा कमेंट में लिखकर बताइए। यह वीडियो को पॉज कर सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि 32% लोग यानी कि 32% लोग रोज के 100 रुपये से भी कम कमा पाते हैं। 33% लोग रोज 100 से 200 के बीच कमाते हैं। 22% लोग ऐसे हैं जो 200 से 400 के बीच कमाते हैं, और केवल 1% भिखारी ही ऐसे हैं जो 400 से ज्यादा कमा पाते हैं एक दिन के। अगर आप यह भी मान लो कि यह लोग हर रोज भीख मांगते हैं तो भी इनमें से मेच्योरिटी लोग को मंथली कमाई 3000 से 6000 से ज्यादा नहीं होती है। इसे दिल्ली में एक अनस्किल्ड मजदूर की ऑफिशियल मिनिमम वेजेस से भी कंपेयर करते हैं तो 15,908 रुपये पर मंथ होती है। इतनी कम कमाई, अब सोच कर देखो, इनमें से कोई सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी माफिया का शिकार हैं। तो जो पैसा यह कमा रहे हैं वो खुद के लिए नहीं रख पाते हैं। दिन खत्म होने के बाद उन्हें अपना सारा पैसा अपने गैंग लीडर को देना पड़ता है। इस पूरे माफिया ऑपरेशन को समझने के पहले यह समझना होगा कि इन लोगों को रिक्रूट कैसे किया जाता है, और ऑर्गेनाइज्ड बैगिंग रिंग सबसे कमजोर लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। यह प्राइम टारगेट होते हैं बच्चे को किडनैप किया जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, और यहाँ तक कि गरीब परिवार वालों को भी झूठे वादे करके उनके बच्चों को माफिया को बेच दिया जाता है। इंडिया में अप्रोक्सीमेट लगभग 60,000 बच्चे गायब हो चुके हैं, और इनमें से बड़ी संख्या के बच्चों को जबरदस्ती बैगिंग के काम में लगाया जाता है। कुछ गैंग्स तो बच्चों को रेंट पर भी लेते हैं, उसे भीख मांगने के लिए। गरीब पेरेंट्स जिनके पास और कोई कमाई का जरिया नहीं है, बच जाता है, कोई कमाई का जरिया नहीं होता है तो बच जाता है, वो अपने बच्चों को रेंट पर भी दे देते हैं कुछ पैसे के बदले। एग्जाम्पल के तौर पे आंध्र प्रदेश में बेबीज को बैगिंग गैंग्स लगभग
300 रुपये प्रतिदिन रेंट पर लेते हैं। इस बेबी को ओपीएम या स्लीपिंग पिल से सेडिटेटेड कर देते हैं ताकि वो पूरे दिन शांत रहे, रोए ना। एक और एग्जांपल कोलकाता वेस्ट, एक बैगिंग रिंग्स जिसमें बांग्लादेशी और इंडियन मेंबर्स दोनों थे। 8 साल तक छोटे लड़कों को रूरल एरिया से किडनैप करके उन्हें ट्रेन और स्टेशन पर भीख मंगवाते थे। दोस्तों, एक केस में तो ऐसा देखा गया है कि इन्फेंट को कफ सिरप दी जाती थी ताकि उसे नशे में रखा जा सके। इसे ट्रैफिकिंग कहा जाता है। इस बच्चे को एजुकेशन एवं बेसिक राइट्स के बारे में कभी नहीं बताया जाता है। ये हैंडलर बच्चों को भूखा भी रखते हैं ताकि वो दुबले पतले और रोते हुए दिखे। अरे ये लम्मा, ये बच्चे का क्या गुड़गुड़ चालू है तुम लोग का? अरे इसको कितना बार बोली मैं, ऐसा साउथ का स्टार माफिक मोटा बच्चा लेकर घूमेगा तो कौन पैसा देगा? किसी को दया ही नहीं आती है। मेरा इसको बच्चा। बोला भाड़ा कम करने को। अरे क्या भाड़ा कम करना, परिवर्तन नहीं तो छोड़ देना, मैं दूसरे सिग्नल पे चढ़ाएगी मेरे बाबला को। चल रहे जिसे पब्लिक उसे देखकर ज्यादा सिंपैथी फीलिंग करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा दे। वैसे खौफनाक केसेस के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही डिस्टर्बिंग डिटेल है जो सुरेश की कहानी में हुआ। सुरेश के साथ किया गया अक्सर गिरोह के कुछ मेंबर बच्चे के साथ मारपीट भी करते थे और बैगिंग माफिया भीख मंगवाने के लिए एक बिजनेस की तरह इसे चलाते थे। ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना और भिखारियों पर कंट्रोल बनाए रखना अलग अलग तरीकों से। इसमें कुछ आपको एरिया कंट्रोलर भी देखने को मिलेंगे। जो गैंग्स होते हैं वो अपना अपना शहरों में आपस में बांट लेते हैं और गैंग ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा कौन से एरिया में मिलेगा। इधर क्या है? हफ्ते के हफ्ता पैसा दो तो म्युनिसिपालिटी, पुलिस कोई भी आसपास नहीं फटकती। सब इधर हफ्ता देते हैं और छाती ठोक के धरना करते हैं। मंदिर के पास, मस्जिद के पास, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर जहां जहां ज्यादा लोग की भीड़ होती है, ये गैंग्स को ये भी पता होता है कि कौन से एरिया में कौन से भिखारी भीख मांग रहा है। और अगर कोई भिखारी इंडिपेंडेंट भीख मांगना चाहता है बिना इस गैंग का हिस्सा बने, उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि गैंग्स को बहुत सारी चीजें पता होती है जो इंडिपेंडेंट भिखारी को बिल्कुल मालूम नहीं होता है। ये गैंग्स के लीडर आपस में बातचीत करके अलग अलग इवेंट और फेस्टिवल को भी प्लानिंग करते हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हर गैंग बड़े ही क्रूर और डिह्यूमनाइज तरीके से बिहेव करें भिखारियों के साथ। चेन्नई में एक बुजुर्ग भिखारी बताया कि ग्रुप का लीडर हर शाम सबकी कमाई को इकट्ठा करके उन्हें सभी मेंबर में बराबर बांट देता था और अपना शेयर अलग से रख लेता था। और इस शेयर के बदले ये लीडर प्लानिंग करते थे कि क्या और कैसे करना है। यह भिखारी को एक शहर में हो रहे अलग अलग रिलीजियंस फेस्टिवल और फंक्शन के बारे में टिप देते थे। उन्हें बताया जाता था कि वो कैसे पहुंच सकेगा वहां जहां काम ये होने वाला है और जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है। जैसे कि कोई शहर में किसी की शादी हो रही है, यहाँ कोई और फंक्शन होने वाला है। ये पूरा गेम ऐसे लेवल पर खेला जा रहा है कि आम इंसान के लिए इमेजिन करना बेहद ही मुश्किल है। ये लगातार अपनी टैक्टिक्स को फाइन ट्यून करते रहते हैं। चेन्नई में एक केस देखा गया जहां महिलाओं को मंदिर के सामने हिंदू सेकंड कपड़े पहनकर भेजा जाता था और वहीं बाद में कस्ट्यूम स्विच कराकर मुस्लिम बुर्का पहनाकर मस्जिदों के सामने भीख मांगने के लिए भेजा जाता था। जो भी हिंदू और मुस्लिम मंदिर में जाते थे, मस्जिदों में जा रहे हैं, उन्हें खुले दिल का फायदा उठाने के लिए यहाँ भिखारियों की अपीयरेंस बदल दी जाती है। 2010 की एक खबर है कि 13 साल के भीमप्पा नाम के एक बच्चे ने बताया कि एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर एक औरत ने कार में से एक 8 महीने की बच्ची के साथ बारिश में कांपते हुए देखा। बच्ची की ऐसी हालत देखकर उस औरत को दया आया और उसे 100 रुपया दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बाकी जो भिखारी और उसके गैंग लीडर्स थे उसे पता लग गया कि यह भी एक तरह का भीख मांगने का टैक्टिस हो सकती है। इमोशनल मैनिपुलेशन की जानबूझकर बच्चों को ठंड के समय बारिश में भीख मांगने के लिए भेजने लगे और इसकी वजह से एक 2 साल की बच्ची जिसका नाम पूजा था उसकी डेथ हो गई। बारिश में भीगने के बाद ठंड लगने की वजह से ड्रग्स को भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। 14 साल की जावेद की एक कहानी है जो दिल्ली के कनॉट प्लेस के पुराने हनुमान मंदिर के पास भीख मांगकर रोजाना लगभग 10 से 20 रुपये कमाता था। उसमें से ज्यादातर पैसे यह अपने सो कॉल्ड दोस्तों को देता था जो उसे ड्रग सप्लाई करता है। यह गैंग लीडर्स बच्चों को ड्रग की लत लगा देते हैं जिससे वह कर्ज में जाने लगेगा। उसके बाद वो ड्रग्स
तभी देता है जब वो भीख मांगकर सारा पैसे लाने को रेडी हो जाए। यह एक और तरीका बन जाता है बच्चों को फंसा कर रखने का। कुछ पेरेंट्स भी बच्चों को भीख मांगने पर फोकस करते हैं, मजबूर करते हैं, और यदि वो घर पर पैसा नहीं लाते हैं तो उसके साथ मारपीट करते हैं। 2023 हैदराबाद 28 साल के अनिल पवार को पकड़ा गया, जो भिखारी के भर्ती करने का काम करता था। पॉश इलाकों में भीख मंगवाता था। शाम तक उस भिखारियों से लगभग 6,000 रुपए तक मिल जाते थे, जिसमें से केवल 200 रुपए भिखारियों को मजदूरी के तौर पर देते थे। कई बार देखा गया है कि बेगिंग माफिया के पास पॉलिटिकल बैकिंग भी होती है। आंध्र प्रदेश में जब एनजीओ ने बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की थी, तो लोकल पॉलिटिकल ने बेगिंग माफिया को बचाने की कोशिश किया। इस खबर को देखिए, 2017 की खबर है। ये एनजीओ बता रहे हैं कि उनके लिए काम करना कितना मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। 2009 में बेंगलुरु में बहुत अजीबोगरीबो मामला सामने आया, जिसमें से एक नैनी, जो एक अमीर परिवार के बच्चों का देखभाल का काम करती थी, वो इस परिवार के बच्चों को फटे पुराने कपड़े पहनाकर ड्रग से बेहोश करके मात्र 100 रुपया के किराए पर बेगर गैंग को दे दिया जाता था। पेरेंट्स को लगता था कि बच्चा अच्छा खासा समय बिता रहा है, नैनी के साथ खुश होगा, लेकिन एक्चुअली में उस बच्चे को रेंट पर दिया जा रहा था। दिन के समय इस सब से आपको पता चलता है कि ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग माफिया की पहुंच कहां कहां तक है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार यहां क्या कर रही है ये सब रोकने के लिए। आजाद भारत में बेगिंग के खिलाफ पहला कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1959 आया। उसके अंदर जो भी इंसान भीख मांगता हुआ पकड़ा गया, उसे 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसके तहत चीफ कमिश्नर भिखारियों को हिरासत में लेकर इंस्टीट्यूशन में डालने का आदेश दे सकता है, और उसे वहां कितने भी समय के लिए रखा जा सकता है। जब इस कानून को लागू किया तो कई बेघर लोग बहुत समय तक इस इंस्टीट्यूशन में बंद रहते थे। बहुत लोग ने इस कानून को क्रिटिसाइज किया। यह एक्ट इसलिए गड़बड़ था क्योंकि बेगिंग गैंग्स और ऑर्गेनाइज का कुछ नहीं किया जा रहा था, और सारी सजा यहां भिखारी को दी जा रही थी। बेचारे भिखारी जो विक्टिम है इस बेगिंग गैंग्स का। इसलिए 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में इस एक्ट के कुछ सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, बेगिंग को डिक्रिमिनलाइज करने को कहा। कोर्ट को कहना था कि लोग अपने मर्जी से सड़कों पर भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि उनके लिए वे सर्वाइव करने का आखिरी रास्ता होता है। सरकार का काम सभी नागरिकों को बेसिक फैसिलिटी देना है, और भिखारियों को मौजूदगी दिखाती है कि ऐसे करने में नाकाम रही है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में भी आज के दिन भी भीख मांगना एक जघन्य अपराध है। 1959 में मुंबई ने ये जो कानून बनाया, अलग अलग स्टेट ने भी इससे मिलते जुलते कानून बना रखे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक कोई बेगिंग के ऊपर कोई कानून नहीं बनाए हैं, लेकिन एक 2015 में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट जरूर है। इसके तहत बच्चों से भीख मांगवाना या उसके मदद से भीख मांगना इनलीगल है। बेगिंग पर बैन लगाने की बात 2021 में सुप्रीम कोर्ट में उठी थी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया, यह कहकर कि यह एक सोशियो इकोनॉमिक इशू है। फिर से वही चीज कही जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कही थी, कोई भीख नहीं मांगना चाहता, लेकिन गरीबी के कारण भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद ज्यादातर केसेज में सरकार का फोकस इस गैंग के खिलाफ एक्शन लेने में नहीं रहा, बल्कि इन विक्टिम के खिलाफ, इन भिखारियों के खिलाफ एक्शन लेने पर रह गया। क्योंकि कोई भी बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता है तो सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय इसे छिपाने में लग जाती है। जैसे कि 2023 में G20 समिट हुआ था दिल्ली में, भिखारियों को पकड़कर टेम्पोरली शेल्टर होम में डाल दिया गया ताकि दुनिया के नजर में उनसे छुपाया जा सके। ऐसे ही नवंबर 2017 इवांका ट्रंप हैदराबाद जब आई थी तो उस समय शहर में बेगिंग पर टेम्पोरली बेगिंग का बैन लगा दिया गया था, और पुलिस ने सभी भिखारी को पकड़कर रिहेबिलिटी सेंटर में डाल दिया। इसके अलावा इन इवेंट के दौरान अक्सर बड़े बड़े पर्दे भी लगा दिए गए थे कई लोकेशन और स्लम एरिया के बाहर, ताकि कोई भी सड़क पर चलने वाला ये ना देख सके कि यह सारी प्रॉब्लम उनसे छिपी रहे। इसे पिछली सरकार ने भी ऐसा ही किया। 2010 में दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था तो उस समय भी सैकड़ों भिखारियों को जबरदस्ती ट्रेन और ट्रक में भरकर एक शहर से दूसरे शहर भेज दिया, और उसे कहा गया जब तक गेम्स खत्म नहीं होगा
और जब तक गेम्स खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक रिटर्न यहाँ आना नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन क्या है। असली सॉल्यूशन है भिखारियों को रेस्क्यू करके उसके बाद कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट रन सेंटर और रिफॉर्म होम में रखा जाए। इसके बाद ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि इन लोगों को वापस अपने परिवार के पास भेजा जाए या नहीं। अगर नहीं तो गवर्नमेंट को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है जो इनको काउंसलिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग दे सके, जिससे उनके पास फ्यूचर में कुछ काम करने का ऑप्शन रहे। असलियत में सरकार ने ऐसा करने की कोशिश भी की है लेकिन इंप्लीमेंटेशन पूरी तरह से सही नहीं था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दिल्ली सरकार ने लामपुर गांव में भिखारियों के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर सेवा सदन बनाया था। इससे कई दशकों पहले बनाया गया था। इसमें 5 घर और 70 कमरे हैं जिनमें 1500 लोग रह सकते हैं। भीख मांगते हुए पकड़ने पर भिखारियों को यहाँ 1 से 3 साल के लिए भेज दिया जाता था। 2010 में यहाँ 200 भिखारियों को रिहेबिलिट किया गया जो एक्चुअल कैपेसिटी से बहुत ही कम है और इसके बाद आने वाले सालों में इनकी कंडीशन बद से बदतर हो गई। 2014 में सिर्फ 60 भिखारी वहां बचे थे और 2016 में सिर्फ 1 और 2017 के बाद एक भी भिखारी यहाँ नहीं आया। जबकि आप देखें तो दिल्ली के हर चौराहे पर आपको भिखारी मिल जाएंगे। 2020 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू की थी। इसमें कहा गया कि देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाया जाएगा। इन शहरों के दौरान इंदौर और मुंबई के नाम शामिल थे लेकिन एक्चुअली में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई। इंदौर में आदेश दिया जाता है कि 1 जनवरी 2025 में भीख देना और भीख लेना दोनों इनलीगल है और भीख देने वाले के खिलाफ FIR करवाई जाएगी। जनवरी 2025 में एक मंदिर के सामने एक महिला भिखारी को पैसे दे रही थी और एक व्यक्ति ने उसे इस चीज को देख लिया और FIR दर्ज करवा दी। यह मध्य प्रदेश का पहला ऐसा मामला बन गया जहां पर किसी भिखारी को पैसे दिए हो और देने वाले पर ही FIR कर दी गई हो। इंदौर के बाद भोपाल में भी सभी पब्लिक प्लेस पर भीख मांगने और देने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि बेगिंग पर सीधा बैन लगा देना कोई सॉल्यूशन है? जब तक इतनी बेरोजगारी, जॉब्स की कमी है, डिसेबल लोगों के पास तो और भी कम मौके हैं हमारी इकोनॉमी में इन्वॉल्व रहने के। अगर ये लोग को भीख मांगने भी नहीं अगर दिया जाएगा तो ये क्या कर सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? यह चुपचाप मर जाए क्या? 2011 में सेंसेक्स में सामने आया कि देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी थे जिसमें से 21% 12वीं पास थे और लगभग 3000 भिखारी ऐसे थे जिनके पास एक प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री थी। डिग्री होने के बावजूद भी कोई यहाँ भीख क्यों मांगेगा? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर एक बेगर माफिया उन्हें भी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। ऑलरेडी मजबूर लोग जो भीख मांग रहे हैं उनका बेगर माफिया की वजह से अब सिंपैथी भी नहीं मिलती है। इससे जाहिर सी बात है कि आपके अंदर भी फीलिंग आएगी जब आप अगली बार किसी भिखारी को देखोगे, या तो आप बहुत ही डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, आपको यह लगेगा कि यार उन्हें जाने दो, पक्का माफिया के लोग हो गए, या फिर दूसरी तरफ आप बड़े हेल्पलेस फील करेंगे कि मुझे दया तो आ रही है इन बच्चों की हालत देखकर, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? अगर मैंने पैसे दिए तो वो बेगर माफिया के पास चला जाएगा और उसके पास पैसे जाने का मतलब है इन लोगों को एक्सप्लॉइटेशन और भी ज्यादा होगा। और यहाँ पर सबसे पहली चीज ये कहूंगा कि आपको यह याद रखना है दोस्तों कि हर एक भिखारी किसी बेगर माफिया का हिस्सा नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी और बेरोजगारी के कारण भीख मांग रहे हैं और किसी भी गैंग से जुड़े नहीं हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि सीधा भिखारियों को पैसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बताना थोड़ा मुश्किल है कि कोई भिखारी यहाँ पर इंडिपेंडेंट काम कर रहा है या मजबूरी के कारण भीख मांग रहा है या फिर वो किसी बड़े बेगर माफिया का हिस्सा होगा। इसलिए इसे पैसे मत दीजिए, लेकिन आप इनकी मदद जरूर कर सकते हैं कई और तरीके से। अगर आपको देखकर लगता है कि ये भूखे हैं तो डायरेक्टली आप खाना दे सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कपड़े और दवाई जैसी चीजें दे सकते हैं जो डायरेक्टली उनके लिए यूज की होगी। अगर आपके पास और समय है तो
गाड़ी से बाहर आकर डिटेल में बात कर सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि आपको लगे तो आप उन्हें कुछ काम दे सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, फिर आपको लगे तो आप उन्हें कुछ काम दे सकते हैं। पैसे ही अगर देना है तो आप उस एनजीओ को दीजिए जो यहाँ पर काम कर रहे भिखारियों को सुधारने के लिए और स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा बच्चों के सपोर्ट करने वाले प्रोग्राम की भी आप मदद कर सकते हैं। कई ऐसे एनजीओ हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि एक है टीच फॉर इंडिया। अगर बच्चों भीख मांगते हुए दिखते हैं, आपको यह दिखता है कि कई सारे बच्चों को एक जैसे चोट लगी हो, कोई बच्चा नशे में दिख रहा है या कोई व्यक्ति भिखारियों से पैसे इकट्ठे करते हुए दिख रहा है, तो ऐसे केसेस में आप उनकी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। फाइनली याद रखें, भिखारियों से हमेशा सम्मान से पेश आए। अगर आपको उनसे बात ही करनी है तो अच्छे से बात करें, आंखों में आंखें डालकर बात करें, ठीक लगे तो उनका नाम पूछिए, उसे जज करने से बचें। याद रखें, ज्यादा भिखारी ह्यूमन ट्रैफिक, एक्सप्लॉयटेशन या गरीबी के शिकार हैं। एक लार्जर स्केल पे यह प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब सरकार यहाँ पर एक्शन ले। बेगिंग को डिक्रिमिनलाइज करना होगा, वेलफेयर स्कीम की दायरा बढ़ाना पड़ेगा। इस स्कीम का असर देखने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन इस तरीके से करनी होगी कि समाज में उनकी हिस्सेदारी बढ़े। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।